हिंडनबर्ग जैसे अभी मामला आ रहा है, हम नीरव मोदी और ये लोग तो जो देश का पैसा लेके जाने वाले लोग हैं उनका तो इंतजार लोग कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, मतलब लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं कि रेट बढ़ेंगे, वो बेचती है कि इसके रेट गिरेंगे। तो इंडिया में टैक्स देने वाले लोग मुश्किल से 5% भी नहीं है, जबकि हमारी 95% जनता यूँ बोले कि बिना टैक्स दिए बाकी सेवाओं का इस्तेमाल करती है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे समझे कि मेरे जो देश की अगवानी करता है या प्रदेश की अगवानी करता है वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ महंगी होगी, कैसे मेरा भविष्य तय होगा। तो 2000 के बाद 18% के हिसाब से 360 रुपये टैक्स लगता था। तो एक जोक बना था कि 4 लोग खाना खाने जाते हैं और 5वें मोदी जी छुप के बैठ के खाते हैं। तो वो जैसे हम कहते हैं कि रेड पड़ती है, तो रेड यूँ अचानक तो पड़ती नहीं। आप पत्रकारिता में इतने साल से आप जानते हैं कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च, जब वो पुख्ता हो जाता है कि यहाँ कुछ है तब वो जाते हैं। ये तो एक जग जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि व्यापारी, बड़े व्यापारी और सरकार के बीच में कनेक्शन होता ही है। भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के उन्नति उत्थान के लिए जो हालिया बजट जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसके बाद में भारत की स्थिति परिस्थिति में जो बदलाव है वो सारे विषयों पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक और गंभीर चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन जैसे जो बजट होते हैं, चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, तो उन जगहों पे जो जनता है वो जनता को क्या सोचना है एक्चुअली मिल पाती है, क्योंकि जो बजट की गाइडलाइन या बजट की जो मोटर बता दी जाती है कि इतना फीसदी का बजट बढ़ा है, इतना घटक है, लेकिन होता यह है कि जो महंगाई की मार है वो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। महंगाई एक ऐसा भूत है जो इंसान के पीछे लगा ही रहता है। तो इन सारे विषयों को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में प्रवीण जी हैं, सीए प्रवीण जी हैं, इस विषय को समझाएंगे मेरे साथ में। सीए साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे जो बजट पेश किया जाता है जी, मोटा मोटी एक खाका बताया जाता है कि देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, इन चीज़ों को हम सस्ती करेंगे, इन चीज़ों को महंगी करेंगे, लेकिन होता यह है कि जनरली जो भी बाजार में हम खरीदने जाते हैं, चाहे वो पेंसिल से लेके, चाहे वो एक मसाला हो, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो जी, मैंने जीवन में कभी ये नहीं सुना कि कभी कोई चीज़ 20 रुपए की हो तो वो कभी 18 रुपए हो गई हो जी, वो 20 की 22 होगी, 21 होगी, 20.5 होगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो ये जो सस्ती चीज़ें हैं ये सस्ती हो नहीं पाती, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके 2 कारण मैं मुख्य रूप से आपको बताता हूँ सर। पहला कारण ये है कि आज अगर बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो बजट जब ये कहता है कि ये चीज़ें सस्ती और ये चीज़ें महंगी, तो ये अलग अलग चैनल्स या न्यूज़पेपर में जब ये बताया जाता है तो हर किसी को जैसे एक सनसनीखेज प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसा एक प्रेजेंटेशन लोग करते हैं ताकि लोग उनको देखें सुनें। पर सच्चाई ये है कि अभी जो बजट आया है वो अभी आज बजट आने से कल से वो लागू नहीं हो जाता, और बजट के प्रावधान में जिन चीज़ों के रेट बढ़ाने या कम करने की बात की गई वो आज प्रस्तावित है और कुछ समय के बाद लागू होंगे। और जब मान लीजिए कहा जाता है कि कल से एसी सस्ता या कल से किताबें सस्ती, तो बेसिकली कहीं गवर्नमेंट ने कोई टैक्स का रेट घटाया होगा, या तो पेपर के ऊपर घटाया होगा जिससे बनने वाली किताबें सस्ती होंगी, या एसी के किसी पार्ट के ऊपर घटाया होगा जिससे बनने वाली चीज़ें सस्ती होंगी। पर होता यह है कि आज अब जो सामान मुझे इनपुट के, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो ये इनपुट के फॉर्म में मुझे अब मैं जो सामान खरीदूंगा वो सस्ता आएगा, तो आगे जो मैं प्रोडक्शन करूँगा वो मैं सस्ता बेच पाऊँगा। जो सामान पहले से बना करके मैं रेडी रखा हूँ अपने पास, उस सामान की तो लागत पहले ही ज़्यादा है, उसका रॉ मटेरियल मैं पहले ही खरीद चुका था, तो उसे कल से व्यापारी की एक बीच में एक लेन आ जाती है जिसके कारण थोड़ा प्रभाव या बहुत ज़्यादा प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि इसे अच्छे शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या होता है कि देश में मुझे ये पता है कि मैं एक सामान, इनफैक्ट जब जीएसटी आया था, आप उस समय भी पत्रकारिता में थे ही तो आपने बहुत गौर से देखा होगा कि जीएसटी के आने से बात हो रही थी कि रेट्स कम होंगे सामान के। उस समय तो बहुत सारे सामानों पे नया टैक्स लगा तो रेट्स कम होंगे ऐसी बात हुई, पर बहुत सारी जगहों पे ऐसा टैक्स कम हुआ नहीं या रेट कम हुए नहीं। रेट इसलिए कम नहीं हुए, सरकार ने तो टैक्स के रेट गिराए, पर जो बीच का वो व्यापारी है वो टैक्स की कमी, टैक्स लगता है खासतौर से इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। मतलब यदि मैं आपसे एक सामान बेच रहा हूँ
तो 100 रुपये का वो सामान है और अगर 18% उस पर टैक्स है तो ये 18 रुपये मैं आपसे लेता हूँ और सरकार को दे देता हूँ। तो ये 18 रुपये आप पर पड़ने वाला भार है। पर सरकार जब कल इस सामान के रेट को 5% कर देती है तो मुझे आपको सामान 100 में बेच के 5 रुपये आपसे लेने चाहिए थे और दे देना था सरकार को। मगर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि कस्टमर को 118 की तो आदत लगी हुई है, तो मैं ये बोलता हूँ कि सामान ही 110 का प्लस 5% टैक्स जोड़ जाड़ के लगभग 118 रुपये में आपको वो सामान दे देता हूँ। तो वो जो 10 रुपये सरकार ने कम की जिसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था वो मैं खा लेता हूँ। जैसे अभी जो टैक्स लैब है, टैक्स लैब को सबसे प्रायोरिटी पे लोग सुनना पसंद करते हैं कि ये टैक्स लैब में क्या बड़ा मदद कर रहे हैं जो वित्त मंत्री जी। अभी जैसे 7 लाख तक का जो एक रिलैक्सेशन मिला तो उसको कई लोग रिलैक्सेशन तौर पे लेते हैं, लेकिन कई ये कहते हैं कि नहीं ये तो गोल और आंकड़ों की बाजीगरी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब बजट को गुमराह करने की कोशिश की जाए। तो ये जो दो माइंडसेट बनता है ये कैसे बनता है, क्योंकि चीज़ें तो एक ही हैं, समझाने की वस्तु स्थिति एक ही है। बात सही है, मगर देखिए सर कि क्या हो गया, आप अभी उस तरफ खड़े हुए और मैं इस तरफ खड़ा हुआ हूँ और अगर ज़मीन पे एक नंबर लिख दें 6 तो आपकी तरफ से जब आप देखेंगे तो 9 दिखाई देगा और मुझे 6 दिखाई देगा। तो यही बात है। और रही बात आंकड़ों की, तो ये एक सत्य है कि तो ये किसको 6 दिखता है किसको 9 दिखता है जरा? हाँ, जिसका जैसा उसमें इंटरेस्ट होता है, माइंडसेट, जिसका इंटरेस्ट, हर एक का अपना इंटरेस्ट है। मैं अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मेरा इंटरेस्ट अलग है, मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरा इंटरेस्ट अलग है, और मैं अगर कहीं इसका विश्लेषण करके बताने वाला इंसान हूँ तो मेरा इंटरेस्ट अलग है। तो मैं हो सकता है कि एक छोटी सी बात को भी बड़ा बना करके बताने की कोशिश करूँ। और अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो हर इंसान ये देखता है कि मेरा कहाँ टैक्स बच सकता है या किस प्रकार की छूट मुझे मिली है। और जब वो छूट, हो सकता है कि सरकार ने एक जगह से छूट हटाई और दूसरी जगह बढ़ा दी, तो अब मुझे उसे किस तरीके से दिखाना है ये मेरे ऊपर भी निर्भर करता है। मैं इस बात का हल्ला कर सकता हूँ कि ये छूट हमारी छीन ली गई और मैं इसकी कहीं बात ही ना करूँ कि ये छूट एक्स्ट्रा मिली है, या फिर कुछ लोग उस तरफ की बात करेंगे सरकार ने ये एक्स्ट्रा छूट दे दी। तो जिसका जो इंटरेस्ट है, जैसे सरकार में होता है ना सर कि जी, जैसे ग्लोबली अपन बात करें, जैसे बाहर के देशों में मोदी जी की जो कार्यशैली है उसकी बहुत तारीफ होती है। कहते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब कोरोना काल में जो इंडिया ने ग्रोथ किया, इतनी बड़ी आबादी को बहुत अच्छा रिमार्क मिला, और उस रिमार्क को देने के पीछे जो है मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी रही है, वित्तीय स्ट्रेटेजी, वो काफ़ी काम आई है। तो इन परिस्थितियों में मोदी जी की तारीफ होती है। जैसे बगल का देश है पाकिस्तान, उसके पास अभी रोटियां खरीदने के पैसे नहीं है जी। नीचे जाए तो श्रीलंका है, उसकी हालत खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है, इवन चाइना की भी अभी जो वित्तीय स्थिति में बहुत कुछ ठीक माना जाता है ना, उसकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका भी डाउनफॉल पे हुआ है। इंडिया ने ग्रोथ किया है जी। ये शायद अच्छे जो बजट के जानकार लोग हैं या जो वित्तीय जानकार हैं वो लोग कहते हैं, बाहर भी बात। लेकिन एक घड़ा जो है वो विरोध भी करता है। एक घड़ा कहता है कि जो मोदी जी की पॉलिसी है उसने डुबो दिया देश को। तो क्या इसके बीच में कैसे कोई जो आम देखने वाला व्यक्ति है वो किस नैरेटिव को सेट करेगा? जी, फिर वही बात है सर कि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरे फ़ायदे की जो चीज़ मुझे नज़र आएगी मैं वहाँ देखने की कोशिश करूँगा। और हमारा देश जो एक बहुत विशाल और बड़ा देश है, ये हर कोई कहता है कि यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर में भाषाएं और बोलियाँ बदल जाती हैं, तो लोगों के इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बदलते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल एजेंडाज हों। अब उसमें मोदी जी ने, किसी भी सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार को इस इतने बड़े देश को चलाने में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और उस हिसाब से जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं तो सरकार एक तरफ हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करे, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, फिर एक होता है कि आम आदमी के ऊपर फोकस करे। तो इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाना, तो एक परफेक्ट बैलेंस कोई भी सरकार आज तक नहीं बना सकी है, ना ही आगे कोई सरकार बना पाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी बेशी रह जाएगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो कुछ खराब होंगी। परफेक्शन से काम करना थोड़ा मुश्किल काम है इतने बड़े देश में। भारत में जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जॉब्स करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी की डिमांड वो बढ़ती है कि मतलब हमें इतने सैलरी मिल रही थी, 5वां 6वां 7वां वेतन आयोग, वो बढ़ते रहना चाहिए हमारा वो। और कई जगहों पे ये है कि कई स्टेट्स में ये डिमांड है कि हमको पानी भी फ्री में मिल जाए, बिजली भी फ्री में मिल जाए, कोई हमारे स्वास्थ्य का बिल भी भर दे। तो इस तरह से फ्री का जो एक डिमांड है वो भी करते हैं, और नेता उसको फुलफिल करते हैं। वोट बैंक की पॉलिसी भी चलती है। तो इन सब के बीच में जो जैसे टैक्स के जरिए देश का या किसी भी राज्य का या किसी जिले का विकास संभव, तो इस तरह से अगर टैक्स बचाएंगे तो फिर विकास को जो परिपाटी है या विकास का जो लेखा जोखा है या जो एक टैक्स का जो बहुत बढ़िया फॉर्मेट बनना चाहिए वो कैसे बन पाएगा? फिर ये तो खिचड़ी हो जाएगी जी। इसी के लिए सर अभी की सरकार जो काम कर रही है पिछले 7-8 सालों से, आप देखेंगे कि इस सरकार का बहुत फोकस जीएसटी के ऊपर है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है
सबसे खास बात यही है कि जो हम टैक्स बचाने की बात करते हैं वो आप अपने इनकम टैक्स पर बचा सकते हैं। जीएसटी एक मांग कर खाने वाले इंसान से लेकर कितना भी अमीर इंसान होगा उसे जीएसटी देना ही पड़ता है। तो इंडिया में टैक्स देने वाले लोग मुश्किल से 5% भी नहीं हैं, जबकि हमारी 95% जनता यूँ बोले कि बिना टैक्स दिए बाकी सेवाओं का इस्तेमाल करती है, बेनिफिट लेती है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स आप चाहे कमाते हो चाहे ना कमाते हो, जब आप एक 5 रुपये का बिस्किट भी खरीदने जाते हैं तो उसमें आप टैक्स दे चुके होते हैं, मिला हुआ होता है। बच्चा पैदा होता है और टैक्स देना, वहाँ से मरते तक आपको टैक्स देना है। तो बस ये तो इस सरकार की कोशिश भी यही है कि वो जो अनइवन टैक्स ब्रैकेट है, कुछ लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं, उसके ऊपर हमारा रिलायंस कम हो, उसके ऊपर ज़्यादा हमको निर्भर न रहना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस बहुत बड़ा बेस है, देश की पूरी 150 करोड़ जनता इसके अंदर कवर होती है, चाहे वो थोड़ा कमाती हो चाहे ज़्यादा कमाती हो। इसके अपने कुछ नुकसान भी हैं, मगर फिलहाल गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो वहाँ से ज़रूर आएगा। एक आम इंसान की अगर बात करें उसके नज़रिए की, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई गांव का गरीब व्यक्ति है या कोई गांव का मेहनत कश व्यक्ति है जो बहुत कम पढ़ाई लिखाई करी जी, वो अगर चाहे उसको बहुत जो भारी भरकम बातें हैं या भारी भरकम किताबें भी नहीं पढ़ पाता, वो भारी भरकम चीज़ें समझ में नहीं आती, जीएसटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है और ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं कैसे करते हैं वो भी नहीं आता। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को नहीं समझता, नहीं जानता जी। तो ऐसा व्यक्ति कैसे समझे कि मेरे जो देश की अगवानी करता है या प्रदेश की अगवानी करता है वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ महंगी होगी, कैसे मेरा भविष्य तय होगा, मेरे बच्चों को नौकरियां आगे मिलेंगी कि नहीं, ये सारी विषयों पे इन विषयों पे सर मैं चाहूँगा कि जैसे आज आप ही एक पेशकश लेके आए, जब जैसे आपसे सवाल जब से पूछ रहे हैं, तो जब हमसे इनकम टैक्स के बारे पे या बजट के बारे में सवाल पूछा गया है तो वही सवाल पूछे जाते हैं हर बार कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। तो जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं तो मेरी जनता से भी रिक्वेस्ट यही है कि वो जो रोज़ शाम को टीवी चैनल पे 4 डब्बों में बैठ के कुछ लोग सवाल जवाब करते रहते हैं, जो हर बात के एक्सपर्ट हैं, उनसे थोड़ा दूर हटिए, अपनी आम बुद्धि का उपयोग कीजिए। और टैक्स आज की कोई नई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो इनडायरेक्ट जीएसटी की बात, अब क्योंकि आज का ज़माना ये हो गया है कि हमारे पास मोबाइल और व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, तो हर चीज़ बहुत जल्दी फैलती है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, बहुत जल्दी फैलाया जा सकता है। तो आज आपको जीएसटी के बारे में पता है। इनफैक्ट मुझे याद है जब जीएसटी नया नया आया तो एक जोक बहुत फेमस हुआ था मार्केट में, क्योंकि शुरू में ना रेस्टोरेंट पे भी 18% जीएसटी था। तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे और अगर 2000 का बिल बनता था तो 2000 के बाद 18% के हिसाब से 360 रुपये टैक्स लगता था। तो एक जोक बना था कि 4 लोग खाना खाने जाते हैं और 5वें मोदी जी छुप के बैठ के खाते हैं, ठीक है, कि 360 रुपये उनके हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि तब आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ कि अच्छा जीएसटी लग रहा है, पर जब ये नहीं था तब भी इसके पहले सर्विस टैक्स और वैट थे, तब भी उसके पहले एक्साइज ड्यूटी थी, तब भी हम जो सामान खरीदते थे जब रेस्टोरेंट में जाते थे तब भी टैक्स लगता था। पर 2016-17 से यूँ कहूँ कि मोबाइल क्रांति आई, इंटरनेट की क्रांति आई, और यही वो समय था जब जियो ने अपना फ्री वाली सर्विसेज देनी शुरू की। तो संचार क्रांति इतनी बढ़ने से हम तक इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, ये एक अलग मुद्दा है। पर उसके कारण ना आज हम चीज़ों को देखते समझते हैं। तो यही इस बात का जवाब भी है कि आज गांव में बैठा हुआ भी जो व्यक्ति है या निचले तबके का भी जो व्यक्ति है उसके पास हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दिक्कत बस यही है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि सच कौन सा है और झूठ कौन सा है, वो ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन से। तो उसमें तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी इसमें सरकार भी कुछ कोशिशें कर सकती है, जैसे अलग अलग प्रोग्राम सरकार चलाती है। जैसे मैं खुद अभी सेबी की तरफ से फाइनेंशियल अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं जहाँ मैं जाता हूँ कार्यक्रम लेने के लिए, तो हम लोगों को फाइनेंशियली अवेयर बनाते हैं। वैसे ही टैक्सेशन अवेयरनेस के लिए भी सरकार को कुछ कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि शहर गाँव तक पहुँच लोगों को समझाया जा सके। ये बहुत अच्छी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। टैक्सेशन जो अवेयरनेस है उसके प्रोग्राम चलते नहीं है, बहुत सारे हाँ, ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं चलते। नशा मुक्ति अभियान और ये सरकार बहुत कुछ खर्चा करती है, वो होना भी चाहिए, लेकिन जो टैक्स के लिए जो समझदारी लानी चाहिए उसके विषय इन चीज़ों को समझना चाहता हूँ। जैसे जो टैक्स का जो सिलेबस बनता है, जो भी एक किताब बनती है जिसको पढ़ा जाता है, जिसको बैग में ला के बोलते हैं, और उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन में न जाने भगवान जाने कि उसमें क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, वो समय के साथ साथ तय होते जाता है। और एक लाइन बताई जाती है कि ये गरीबी रेखा के नीचे की लाइन है, हमारे जो फ्लक्चुएशन रेट है वो इतना बढ़ गया, हमारा जो फ्लक्चुएशन रेट है ग्रोथ का वो इतना डाउन हो गया। लेकिन ग्रोथ जो है होती है एक्चुअल में ग्रोथ दिखती नहीं है, वो एक मतलब समझ लीजिए कि कहीं न किसी ने पर्दा डाल रखा हुआ है जी, वो सिर्फ भाषणों में या बयानों में ही दिखता है। और दूसरी बात ये चीज़ भी समझना चाहूँगा कि जैसे एक स्टैंड बाई चीज़ें अगर बन गई,
सपोज आप पढ़ाते हैं स्कूल में अपने क्लासेस में, अगर 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अचानक से 40 बच्चे हो जाए जी, तो आपका माइंडसेट एक तरफ गड़बड़ाएगा जी, या 20 सच के बात। 10 हो जाएंगे तब भी गड़बड़ाएगा। तो भारत में भी ये स्थिति है, किसी भी देश की ये स्थिति है कि अभी यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया, अभी सीरिया पे अटैक हो गया, ये सीरिया पे जो भूकंप का एक डिजास्टर हुआ है तुर्की पे और सीरिया पे, पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं खराब है जी, इन सब आधार पे कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है डाउनफॉल अब ये होता होगा, फ्लक्चुएट होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसी सवाल में, हिंडनबर्ग जैसे अभी मामला आ रहा है, हम नीरव मोदी और ये लोग तो जो देश का पैसा लेके जाने वाले लोग हैं उनका तो इंतजार लोग कर रहे हैं जी, लेकिन अभी जो अडानी ग्रुप है वो जो चला रहे हैं उनके, मान लीजिए मैं एक सपोज इन्वेस्टर हूँ या आप इन्वेस्टर हैं, मेरी जो सैलरी है वो 50 रुपये, अब अगर वहाँ उनके शेयर टूटते हैं मेरा भी टूटेगा जी, मेरे जैसे लाखों लोगों का टूटेगा जी, उस आधार पे जो सडन गिरावट या उठाव आएगा जी, उसको ऐसे सरकार संभालती है। देखिए सर, हर सवाल सरकार से डायरेक्ट, सरकार का मतलब आप क्या समझते हैं, पहला सवाल ये है। अब सरकार कहने से आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप कहें कि बीजेपी या मोदी जी, तो बीजेपी या मोदी जी या कल को कांग्रेस की सरकार होगी, कोई भी सरकार, वो देश की हर जगह हर कोने पे नहीं प्रेजेंट हो सकती, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बॉडीज़ बनाई हैं, अथॉरिटीज़ बनाई हैं। तो अब जैसे आज ने अदानी का और हिंडनबर्ग का नाम लिया, तो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में पिछले बहुत सालों के, लगभग पिछले 10 सालों की चीज़ों को बटोर करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। इन क्वेश्चन का अदानी ने अपनी तरफ से जवाब दिया। अब उसके बाद के जो हालात हैं, फिर उसके रिपरकशंस होते हैं कि उसको देख करके अभी ये टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, कि क्रेडिट स्विस बैंक ने उनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, फिर उन्होंने किया तो किसी दूसरे सिटी बैंक ने बंद कर दिया, ऐसे ये चल रहा है। अब मगर इसका सही सॉल्यूशन क्या है या सही जवाब क्या है, ये कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल ऐसा नहीं दे सकता है, क्योंकि फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही कि हर इंसान के अपने हिडन इंटरेस्ट हैं। अब कुछ का कहना है कि हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, मतलब लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं कि रेट बढ़ेंगे, वो बेचती है कि इसके रेट गिरेंगे। तो क्या पता कि उनका अपना कोई हिडन इंटरेस्ट हो जिसके कारण उन्होंने ये खबर दी तो उसके रेट इतने गिर गए। और फिर दूसरी बात कि अब अगर उनके काम करने में कोई गड़बड़ होगा, भाई जैसे 2-3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर बैंकों का पैसा उन्होंने लिया है और बैंकों ने जो लोन दिया वो डूबने की बात होगी, तो कंपनी के शेयर का प्राइस गिरना और बैंकों का लोन गिरना, लोन डूब जाना, दो बहुत अलग अलग बातें हैं। शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन कोई खबर खराब होने से क्या अदानी कंपनी या जितनी भी उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो कल जो काम कर रही थी और आज जो काम कर रही है उसमें कोई फ़र्क आया क्या? अगर नहीं तो बैंकों ने कल के काम को देख करके लोन दिया होगा, ऑब्वियसली कुछ उसके बदले में गिरवी में या चीज़ें रखी होंगी, उनकी वैल्यूएशन पे बहुत फ़र्क नहीं होगा। फिर भी कई बार शेयर्स भी गिरवी रखे जाते हैं जिनकी वैल्यूएशन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी, जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके लोन देना, ये बैंक की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, अब ये ज़रूर हो सकता है आप बोलें कि पॉलिटिशियंस के दबाव में, प्रेशर में, नेक्सस में, तो उस नेक्सस का तो जवाब हम नहीं दे सकते, मगर बैंक की अपनी एक मोरल और अदरवाइज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोन देने से पहले हम उसे पूरी तरह से चेक करें। दूसरी बात, इसके ऊपर फिर अब बैंकों की गलती के लिए RBI बैठा हुआ है जी। मेरा एक सवाल आ गया पर मैं इस पर वापस आना चाहूँगा जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कि सरकार, मान लीजिए सरकार है और जो एजेंसीज हैं जैसे अडानी जी के ग्रुप है, व्यवसाय ग्रुप है, उसके परिपाटी में कोई आरोप लग जाता है। अब आरोप की सफाई देने के लिए भी जैसे सरकारी एजेंसीज आए हैं, सामने आए हैं, LIC आई है, बैंक आए हैं, बता रहे हैं ये स्थिति एक्चुअल फैक्ट हैं। अडानी ग्रुप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इन सब के बीच में एक जो, जैसे आप समझदार व्यक्ति हैं, आप लोग समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि टैक्स कैसे होता है, कैसे गिरावट और उठाव आता है समाज में और परिस्थितियों में। ये जो परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में चल रही हैं, इसको देख के क्या लगता है, सच क्या है, झूठ क्या है, जनता जानना चाहती है। अब देखिए, चाहे सरकार आज की सरकार हो चाहे पहले वाली सरकार हो, ये तो एक जग जाहिर सी बात है। मुझे लगता है कि कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि व्यापारी, बड़े व्यापारी और सरकार के बीच में कनेक्शन होता ही है, और ये आज से नहीं, ज़माने से चला आ रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में। क्योंकि और आज के ज़माने में सरकार बनाने का जो खर्चा है वो सरकार कहाँ से पूरा करेगी? आप और हम जैसे लोग अगर किसी पार्टी के सदस्य बन भी जाएं तो हम क्या ही चंदा उन्हें दे पाएंगे? और आप देख रहे हैं कि एक इलेक्शन पे कितना खर्चा हो जाता है। तो इनकी साठगांठ तो है, या यूँ कहें कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये करना भी पड़ेगा, इनके बिना सरकार चल नहीं पाएगी। एक सरकार की स्टेबिलिटी के लिए भी ये ज़रूरी होता है, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं
इससे कहीं ना कहीं कंट्री का भी फ़ायदा है, देश का फ़ायदा तो है ही, क्योंकि जब सरकार चाहे वो सही तरीके से गलत तरीके से, जब एक व्यापारी की मदद करती है, एक बिजनेसमैन की मदद करती है, तो आप किसी भी देश की ग्रोथ को कंट्री की जीडीपी से नापते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ से नापते हैं, तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। एक बड़ा बिजनेसमैन जब आज बिजनेस करता है तो वो लाखों लोगों को नौकरी देता है, वो लाखों का करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, हमारे देश में सामान प्रोवाइड करता है। अगर वो यहाँ मशीन लगा करके सामान बेचता है तो फॉरेन के सामान का इंपोर्ट हमारी कंट्री में कम करता है, अगर एक्सपोर्ट कर पाता है तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ाता है। तो एक बिजनेसमैन से आपको और क्या चाहिए। अब इस काम के लिए अगर वो सरकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद लेता है, अब इससे सरकार को क्या फ़ायदा, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ही पता ही होगा, पर कहीं ना कहीं ये देश के डेवलपमेंट में मदद तो करता ही है। और अगर मैं या आप एक व्यापारी हैं और मैं किसी सरकार की मदद कर रहा हूँ तो मैं बदले में कुछ तो चाहूँगा ही। और सरकार भी, सरकार छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति, अगर मैंने आपकी कभी कोई मदद की है और आज मुझे आपसे किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, मैं कहूँगा कि आप मेरे लिए ये करवा दीजिए, तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। तो ये सांठगांठ तो है, सिर्फ हमारे राज्य में क्या, देश में क्या, दुनिया में हर जगह है। और इसका कोई जवाब आने वाले अगले 50-100 सालों तक तो मुझे नहीं दिखता कि ये सॉल्व होगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो वापस ठीक, मतलब नेकी के रूप में तो ठीक नहीं होने वाली, चीज़ें बिगड़ेंगी और ख़राब होंगी, सुधरने का चांस तो कम है। एक बड़ा सवाल है, जैसे कि जो टैक्स से समाज और देश, राज्य, घर जी सब कुछ चलता है जी, बजट से चलता है जी। अगर इसके बीच में कोई चोरी करना शुरू कर ले, है ना, जैसे घर का भी बजट है, कोई मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं जी जी, घर का कोई सदस्य उसमें से 2,000 रुपये चुरा ले जी, में डाल के उसको रखता जाता है जी, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप 8,000 रुपये में आपको मैनेज करना, तो नुकसान है, ये किसी की भी बात है जी। वैसे सरकार का जो टैक्स है वो चोरी करने का रास्ता जो है, जो आते होंगे, कई आते होंगे, बोलते होंगे सर ये हमारा पैसा कैसे बचेगा, इसको कैसे हम हाइड आउट कर दें जी, तो ये कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं अब ये रास्ते सर ऐसा है कि बहुत सारे रास्ते हैं। दो चीज़ें हैं, एक होती है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब सरकार ने आपको बहुत सारे रास्ते खुद ही दे रखे हैं कि आप ये करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये टैक्स आप बचा सकते हैं, यहाँ करेंगे तो ये टैक्स बचा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन थे, LIC हो गया, घर खरीदना हो गया, बहुत सारी जगहों पे टैक्स छूट के आइडिया सरकार ने खुद दिए हैं, मगर उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। और दूसरा होता है टैक्स चोरी का, कि जहाँ पर आपको लीगली टैक्स देना चाहिए था मगर आप वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ये दूसरा वाला पार्ट है जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं। टैक्स प्लानिंग तो करनी ही चाहिए और इसके लिए ही जितने प्रोफेशनल बने हुए हैं, चाहे वो CA हो, CMA हो, CS हो, वो यही गाइड करते हैं आपको कि कैसे टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। अब रही बात टैक्स चोरी की, तो टैक्स चोरी ऐसा नहीं है कि देश में नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि एक CA होकर के मैं ये बोलूँ कि टैक्स की चोरी नहीं होती, तो ये साफ साफ गलत बात होगी। पूरे देश में हर किसी को पता है, प्रैक्टिकल बात है, हर कोई आता है प्रैक्टिकल, या मेरा पैसा बचा दो, करेक्ट, प्रैक्टिकल बात है। तो वही है कि एक प्रोफेशनल होने के नाते हमारे अपने कोड ऑफ एथिक्स है। जैसे एक डॉक्टर के लिए कोड ऑफ एथिक्स होता है कि बीइंग अ डॉक्टर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी यह है कि आप अगर प्रैक्टिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर इन दोनों में चुनाव हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल मैटर है। हो सकता है कि मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करता हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ कि भाई ठीक है, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, सैलरीड एम्प्लॉय, उनका रिटर्न मैं भरता हूँ, उसमें चोरी की कोई गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती। और एक और कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो ऐसी मदद से नहीं समझना चाह रहा, नहीं, किसी भी एंगल से समझना चाह रहा हूँ जो ये चाहता है कि मेरा पैसा बच जाए जी, वो किन किन हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहता है, वो क्या खर्च में शो करना चाहता है कि इसको इतना खर्च में शो कर देते हैं, इसको ऐसा बहुत सारे तरीके हैं सर। देखिए बहुत, हाँ मैं बताता हूँ, बहुत सारे तरीके। कुछ तरीके अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जो आप जैसे कह रहे हैं कि अपने घरेलू खर्चों को आप अपने बिजनेस का खर्चा बता दीजिए, तो घर में राशन भी लाते हैं उसका भी बिल बिजनेस दुकान के नाम से लीजिए, और दुकान के खर्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ का प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। दूसरा एक होता है कि आपने इनकम जो कमाई है उसको दिखाइए ही मत कि आपने कमाई है। माल बेचा 50 लाख का मगर बिल सिर्फ 25 लाख का फाड़ा, तो आप जब बिल ही नहीं फाड़ेंगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर आपने कमाई तो की है। फिर इस कमाई को 2 नंबर की जगहों पे इंसान उड़ाता है। इसको जब 1 नंबर का आप आय नहीं दिखाते हैं तो इसका खर्च भी आप बाद में दिखा नहीं पाएंगे। फिर इस पैसे से अगर आप घूमने जाएंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो ऐसी जगहों पे खर्च कर पाएंगे जहाँ 1 नंबर में शो दिया है। हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और आप भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, तो मैं ये चाहूँगा नहीं कि चोरी के रास्ते ज़्यादा बताएं। मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि कैचअप कैसे कर सकती है सरकार, कैचअप कैसे कर सकती है या पकड़ कैसे सकती है। आपकी चोरी अगर आपने की है उसको पकड़ना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। देखिए एक पूरा डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस काम कर रहा है
और वहाँ बैठे हुए लोगों को ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं पता है। जब आप और मेरे जैसे आम जन को पता है कि ये सब होता है तो उन्हें तो पता ही है। पर छोटी मोटी चोरियों को, जैसे आपने घर का एक उदाहरण दिया कि 10,000 का मेरा बजट है और 2,000, अगर 2,000 रुपये चोरी हो जाएगा तो आप ज़रूर चिंतित होंगे, मगर आपके 10,000 में से 10-20 रुपये चोरी हो जाएं तो आप भी शायद उतना ध्यान नहीं देंगे। तो इतने बड़े देश में छोटी मोटी चोरियां होती ही रहती हैं, उन छोटी 10-20 हज़ार रुपये 50,000 रुपये की टैक्स की चोरी, तो डिपार्टमेंट भी उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि डिपार्टमेंट को चलाने और कोई एक्शन लेने का भी कॉस्ट है, एक लागत है। तो वो जैसे हम कहते हैं कि रेड पड़ती है, तो रेड यूँ अचानक तो पड़ती नहीं। आप पत्रकारिता में इतने साल से आप जानते हैं कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च, जब वो पुख्ता हो जाता है कि यहाँ कुछ है तब वो जाते हैं। ऐसे में अगर ऐसे किसी घर पे आज जा कर के वो छापा मारें, रेड मारें, जहाँ से टोटल 2 लाख रुपये निकलेगा चोरी का, तो उनके छापे मारने का खर्चा उससे ज़्यादा हो जाएगा। 2 लाख रुपए की टैक्स की चोरी में टैक्स वो होगा मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये, सब फाइन पेनल्टी मिला करके। तो इसलिए वो भी छोटी मोटी चोरियां इग्नोर करके चलते हैं। और बड़ी चोरियां जो हैं, तो अब वो समय समय पर आप देखते ही हैं कि छापे पड़ते रहते हैं दुकानों पे, संस्थानों पे। उसको और वो उन्हें सब पता तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, उसको और टाइट कैसे किया जा सकता है या उनकी उतनी मंशा को वो अपना मजबूत करें कि हमें करना ही है तो सब हो जाएगा। देखिए, कोशिश यही रही कि बहुत सारे पहलुओं को मैं छूँ और बहुत सारे पहलुओं पे बातचीत हो पाए। जो अभी वर्तमान समय चल रहा है और जो देश का वित्तीय बजट आया है, उसके बाद से कई जो न्यूज़ संस्थान हैं या कई जो पत्रकार लोग हैं, वो कोई किचन से रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई हवा में उड़ते हुए एक सेमिनार बनाते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। इस तरह से रिपोर्टिंग आप देखे हो। मैंने कोशिश की कि एक जो गरीब आदमी है, जो एक आखिरी अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसकी लालसा क्या हो सकती है, उसको राहत कैसे मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती, कैसे सरकार फ़ायदा पहुंचा सकती है, कैसे सरकार के बजट बनाने पे फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, कैसे सडन परिस्थितियां आपकी जो वित्तीय हालात हैं उसमें गड़बड़ियां पैदा कर सकती हैं, उसको अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इन सारे विषयों में बातचीत, ये बातचीत कुल मिलाकर कैसी लगी, एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी है, तो आपको ये बातचीत अगर अच्छी लग रही हो तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत से लोगों के काम आएगा। और हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बातचीत के बारे में मुझसे कोई सवाल हो, भाई साहब से कोई सवाल हो, तो उससे जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उन सवालों को रखिए। कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मैं भी दे पाऊँ और ये भी दे पाएँ। नेशन फर्स्ट टीवी के न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत कुमार। थैंक यू।